Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। गहमा गहमी चल रही है लगातार सब कुछ। आज की जो कहानी है, मैंने आपको इससे पहले कुछ बैंक रॉबरी की कहानी सुनाई है। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की। अजीब अजीब तरीके से बैंक लूटे गए, बैंक में डाका पड़ा, बैंक में चोरी हुई, लेकिन इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। यहाँ पे लुटेरा कौन, लूटने वाला कौन और बैंक कैसे लुट रहा है, ये सारी अजीब कहानी है। इस मायने में भी अजीब कहानी है कि ये एक ऐसी बैंक रॉबरी है जिसमें किसी बंदूक, किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। बैंक रॉबर जिसको लूटना है वो निहत्था जाता है, बिना किसी खून खराबे के बैंक लूटता है। 5 घंटे तक इस बैंक में रॉबरी होती है। बैंक में जितने पैसे थे उसको लूटने के लिए 3 बड़े बड़े ट्रक वो अपने साथ लेकर गए थे। करीब 5 घंटे बैंक के अंदर से पैसे निकालने और ट्रक पे लोड करने में लगते हैं। 5 घंटे के बाद पता चलता है कि इस बैंक से करीब $1 बिलियन, मुझे इसकी हिसाब किताब तो वैसे ही कमज़ोर है, बट अगर मैं जोड़ता हूँ उसमें कुछ 1 मिलियन यूरो भी थे। करीब 7.5 हज़ार या 8,000 करोड़ रुपए की ये डकैती है। 7.5 या 8 करोड़ नहीं, 7.5 या 8,000 करोड़ की डकैती है। $1 बिलियन। दुनिया में इससे बड़ी बैंक डकैती कभी नहीं हुई। कहानी इराक की है, इराक की राजधानी बगदाद की है। 2000 के बाद इराक में उथल पुथल शुरू हो चुका था। न्यूक्लियर बम या जैविक हथियार, इन सब चीज़ों को लेकर अमेरिका शुरू से इराक पर दबाव डाल रहा था। मैंने इराक की इंटरनल कहानी भी आपको सुनाई। खेल हालांकि तेल का था। अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका के आगे झुकें और शर्तें माने, बट सद्दाम हुसैन अमेरिकी शर्त को मानने को तैयार नहीं। तेल के जो रूल्स, नियम, बाकी ख़रीद फ़रोख्त, उसका अधिकार, उसको लेकर तैयार नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर अमेरिका और इराक में ठन गई थी। और अमेरिका का इल्ज़ाम था कि इराक जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है और उसको लेके बड़े दबाव थे। हालांकि कई बार तलाशी हुई, बट इराक के पास से कभी कोई न्यूक्लियर बम मिला नहीं। लेकिन उसी के आड़ में अमेरिका ने फिर इराक पे हमला करने का फ़ैसला कर लिया था। बात 2003 की है। इससे पहले इराक में जो पूरा एक मॉनेटरी सिस्टम था, बैंक और सारी चीज़ें, वो ब्रिटिश उनसे इंस्पायर्ड था और उन्हीं के ज़रिए सब कुछ चलता था 1931 तक। देन बाद में इराक का अपना बैंक सिस्टम बना। सद्दाम के आने के बाद उसका नए तरीके से सारी चीज़ें हुई और इराकी सरकार के अंडर में वहाँ के बैंक आए। तो उसी में से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, जो इराकी सरकार और इराक का मेन बैंक था। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की कहानी है। ये सद्दाम हुसैन को अब एहसास हो चुका था कि अमेरिका हमला करेगा इराक पर, और उसको लेकर दोनों तरफ तनाव भी था, तैयारियां भी चल रही थी। तभी सद्दाम हुसैन को इस बात का भी एहसास था कि अगर हमला होता है, उस वक्त तक ये नहीं मालूम था किस तरीके का हमला होगा। हालांकि शुरू में सद्दाम हुसैन को ये गलतफहमी थी कि शायद इतनी लंबी लड़ाई नहीं होगी, अमेरिका इस तरीके से मिसाइल और बॉम्ब नहीं गिराएगा। लेकिन बगदाद और उसके आसपास बारिश ही हो गई थी मिसाइल की, लॉन्चर की और बमों की। तो इस गलतफहमी को लेके फिर भी तैयारी जारी थी सद्दाम की। और तभी सद्दाम ने फिर ये सोचा कि अगर इराक से लड़ाई होती है तो जो पैसे हैं बाकी, उन सबको कहीं पे सही जगह पे रखा जाए, क्या किया जाए, ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये सेकेंडरी है। असली कहानी शुरू होती है 18 मार्च 2003 को। 18 मार्च 2003 की सुबह ठीक 4 बजे सद्दाम हुसैन का दूसरा बेटा, जिसका नाम कुसै सद्दाम हुसैन था, जो कि वहाँ के नेशनल डिफेंस
जो था उसका हेड भी था। सद्दाम के दो बेटे थे, एक उदय और एक कुसै। तो कुसै सद्दाम हुसैन 18 मार्च की सुबह 4 बजे सद्दाम हुसैन के पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद के साथ अपने घर से निकलता है इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक जाने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर बगदाद में था, जिसका ख़जाना, जिसकी तिजोरी सब कुछ बगदाद में थी। इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की खासियत थी कि जहाँ पे ये सारे पैसे रखे हुए थे, इसकी बिल्डिंग एक क्यूब की तरह बनी हुई है। इस पूरी बिल्डिंग में कोई विंडो नहीं है, इस पूरी बिल्डिंग में कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। इस बैंक में जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता और एक ही दरवाज़ा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई अगर इस पर धावा बोलता है कि लूटने जाता है तो उसका निकलना बचना लगभग मुश्किल, नामुमकिन। लेकिन 18 मार्च की सुबह 4 बजे अचानक वहाँ पर कुसै सद्दाम हुसैन पहुँचते हैं, सद्दाम हुसैन का बेटा, साथ में सद्दाम हुसैन का पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद, और इसके बाद उस बैंक के अंदर सिर्फ 3 लोग और जिनको रहने दिया जाता है। उनमें से एक इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के डायरेक्टर, एक इराक के फाइनेंस मिनिस्टर और एक इराकी ख़जाने के डायरेक्टर। तो कुल मिला के 5 लोग। बैंक में जाने के बाद जो सद्दाम हुसैन का पीए है वो डायरेक्टर को एक लेटर देता है जिस पे सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी, और वो लाइनें ये थी कि इस बैंक में जो पैसे हैं इसको किसी और महफूज ठिकाने पर ले जाना है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। बस ये लाइनें थी कि इस बैंक के पैसे को कहीं और ले जाना है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए आप ये सारे पैसे कुसै सद्दाम हुसैन के हवाले कर दें। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के हेड ने इस पर्ची को पढ़ा। पढ़ने के बाद कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा उसके पास, इसलिए कि जब देश का हुक्मरान ही अपने साइन, दस्तखत, सील, मुहर सबके साथ ये लेटर भेज रहा है और बैंक के हेड से कह रहा है कि इस बैंक में रखे हुए जितने भी पैसे हैं आप दे दीजिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशूज़ को कहीं और ले जाना है, तो उसके पास सेकंड थॉट था ही नहीं। और इराक में तब तक सद्दाम हुसैन के बारे में ये मशहूर था कि सद्दाम हुसैन जो कहते हैं वही कानून है। तो डर के मारे इस हुक्म को माना गया। इसके बाद देखा गया कि कुसै सद्दाम हुसैन अपने साथ जब बैंक में पहुंचे तो उसके पीछे 3 बड़े बड़े ट्रक भी आए। उन 3 ट्रकों में तीनों ड्राइवर थे, इसके अलावा और कोई नहीं। उसके बाद बैंक के स्टाफ से कहा गया कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं सारे पैसे आप निकालें। बैग में भर भर कर उस बैंक से इसके बाद पैसे निकालने शुरू हुए, और जो पैसे थे उसके अंदर वो एक एक करके ट्रक में डालने शुरू किए गए। करीब रकम इतनी ज़्यादा थी कि 5 घंटे लगे बैंक से पैसे निकाल कर ट्रक तक लोड करने में। कहते हैं कि उस दिन इस बैंक से 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर बैग में रखे गए, 100 मिलियंस के बिल्स जो अलग अलग करेंसी के थे वो, और 100 मिलियन के यूरोज़, ये सारे बहुत सारे बैग में लाला कर इन 3 ट्रकों में रखे गए। इसके बाद ट्रक में जगह ही नहीं, इसलिए बहुत सारे पैसे और जो बचे वो छोड़ने पड़े इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में। इन बैगों में पैसे रखने के बाद बिना किसी खून खराबे के कुसै सद्दाम हुसैन का पीए, ये लोग उस ट्रक के आगे आगे चलते हैं, ट्रक पीछे पीछे, और ट्रक निकल जाता है। 18 मार्च 3 इस बैंक की इस बिना खून खराबे की हुई सबसे बड़ी रॉबरी के कुछ ही घंटे के बाद अमेरिका का पहला मिसाइल बगदाद पे गिरता है, और इसके बाद जंग शुरू हो जाती है। अमेरिकी फ़ौज जब इराक में पहुंचती है तब तक जो सद्दाम हुसैन के जो दुश्मन थे, मुखबिर थे, उनके ज़रिए अमेरिका को पता चलता है कि हमले से कुछ देर पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के बाहर 3 ट्रक देखे गए
और उन ट्रकों में बैग भर भर कर ले जाया गया। और उस वक्त बैंक में सद्दाम हुसैन का दूसरा बेटा कुसै हुसैन खुद मौजूद था। ये पता चलते ही अब अमेरिका धीरे धीरे पे हमला कर रहा था। कुछ वक्त के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पे भी अमेरिका का कब्जा हो गया। इसके बाद जो सद्दाम के सताए हुए लोग थे उनसे पूछताछ हुई तो फिर ये सच्चाई सामने आई कि करीब $1 बिलियन और यूरो इस बैंक से अमेरिका के हमले से कुछ देर पहले निकाल कर ले जाया गया। अब तफ्तीश शुरू हुई कि आखिर ये 3 ट्रक कहाँ गए। इन 3 ट्रक की तफ्तीश की गई तो अलग अलग इसके वर्जन आए। एक आया कि ये सद्दाम के खुफिया ठिकानों की तरफ गए, लेकिन कुछ पुख्ता तौर पर आया कि ये सीरिया की बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखे गए। सीरिया में भी सद्दाम के ठीक ठाक कॉन्टेक्ट और सारी चीज़ें थी और ये माना गया कि सीरिया के बॉर्डर के ज़रिए इन पैसों को बाहर ले जाया गया। इसके बाद अमेरिका ने एक एक कर ठिकानों पर हमला करना शुरू किया। बिना खून खराबे के बैंक रॉबरी हो चुकी थी। अमेरिका इराक के बीच में अब जंग शुरू। एक एक करके फिर ठिकानों पे जब हमला किया गया तो एक सद्दाम हुसैन के महल से कुछ $1 मिलियन मिले। तो ये कहा गया कि शायद ये उसी बैंक का जो लूटा गया था वो पैसे थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो सद्दाम का दूसरा बेटा उदय है उसको हमेशा कैश रखने का बड़ा शौक़ था और उसके पास बेइंतहा कैश था। तो फिर ये बात आई कि उस बैंक के लूटे हुए पैसे नहीं हैं बल्कि ये उदय के अपने कैश थे। इसके अलावा 2-3 जगह और से कुछ कैश मिले। बहुत सारे कैश इराकी अवाम के पास मिले। कुछ इराकी और जो अमेरिकी सोल्जर थे इन लोगों ने वहाँ पे लूट माट जब मची, जब सद्दाम के ऊपर हमला किया गया, सद्दाम कमज़ोर होते गए धीरे धीरे, तो फिर लूट मार भी शुरू हुई। तो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन करेंसी की लूट हुई जो इराकी जनता ने लूटे सद्दाम के अलग अलग ठिकानों से। तो अलग अलग किस्तों में पैसे तो मिले, लेकिन कभी ये पुख्ता नहीं हो पाया कि ये पैसे सारे वही थे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से लूटे गए थे या फिर ये अलग अलग जो सद्दाम के बेटों ने अलग अलग ज़रिए से गैर कानूनी तरीके से कमाए, लोगों को जुल्म करके कमाए, वो पैसे थे। इसके अलावा 2 चीज़ें और आई। एक ये कि सद्दाम हुसैन ने इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से सारे पैसे इसलिए निकाले कि अमेरिका से जब जंग हो और आगे ज़रूरत पड़े तो इन पैसों का इस्तेमाल इराक के लिए किया जा सके, लड़ाई के लिए किया जा सके। दूसरी थ्योरी ये थी कि सद्दाम हुसैन को यह एहसास हो गया था कि अमेरिका अगर हमला करता है तो अमेरिका से जीत मुश्किल है, तो इसलिए जो भी ख़जाने में है वो सब कुछ लेके अपना जान बचाकर यहाँ से भागेंगे तो वो और उसकी फैमिली बाकी कहीं भी अगर जाकर रहती है तो वो कम से कम ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार सके। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती करने के बावजूद, $1 बिलियन के बावजूद, नसीब ये देखिए कि इस हमले में कुसै और उदय सद्दाम के दोनों बेटे मारे गए और इस बैंक रॉबरी के करीब 8 महीने के बाद खुद सद्दाम हुसैन एक बंकर से गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद सज़ा होती है, फिर फांसी होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करने के बावजूद और जिन लोगों का इसमें हाथ था उनमें से कोई भी इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन वो पैसे का एक बड़ा हिस्सा कहाँ गया ये भी एक राज है। कहते हैं कि सद्दाम की कुछ फैमिली के लोग हैं जो जिन तक ये पैसा पहुँचा, सद्दाम के कुछ सोर्सेज हैं उन तक ये पैसा पहुँचा। कुछ का कहना है कि नहीं, ये अमेरिकी सैनिक और अमेरिका के हाथ में ये पैसा पहुंच गया लेकिन उन्होंने इसको छुपा लिया क्योंकि रकम बहुत बड़ी है, 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए। तो इस पूरे रकम का जो अलग अलग किस्तों में कई कई बरामद भी दिखाई गई, लेकिन कहते हैं कि जितनी दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाएगी। तो दोनों आज भी इसको लेके सस्पेंस है कि इन पैसों का असली में क्या पूरा मिला, इस बैंक के लूट से मिला तो किसको मिला, अमेरिका के हाथ कितना लगा, अमेरिका ने इसका खुलासा नहीं किया, सद्दाम के रिश्तेदारों उनके लोगों तक कितना पहुंचा उसका खुलासा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज भी एक राज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी जो बिना किसी खून खराबे के, बिना हथियार के, उसका रिकॉर्ड इसी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के नाम है। $1 बिलियन और बिना खून खराबे के, बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक पर्ची 2 लाइन और शराफत से वो सारे पैसे दे दिए। बाद में इसमें बहुत सारी कमेटी बनी, रिज़र्व बैंक के कुछ अफसरों को जो जंग में रह गए थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ हुई, इंक्वायरी कमीशन बैठी। उस सब की जो रिपोर्ट फाइनल आए वो यही थी कि जो इसके बड़े जितने भी अफसर थे सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के अधिकारी थे, उनका सिर्फ एक लाइन कहना था कि अगर इराक के शासक का ही एक फरमान आए और एक पर्ची आए जिस पे मोहर भी हो, दस्तखत भी हो, हस्ताक्षर भी हो, साइन भी हो और हुक्म भी हो,
तो उसको कौन कैसे टाल सकता है? उसका मतलब है कि सीधे मौत। और इराक़ में उस वक्त सद्दाम हुसैन का ये था कि अगर सद्दाम की किसी सड़क या घर में तस्वीर भी टेढ़ी हो तो कहते हैं कि मौत का फरमान जारी हो जाता था। तो उन्होंने अपना बचाव इस तरीके से किया कि जब बैंक का मालिक ही, एक तरह से उस वक्त मालिक ही था सद्दाम हुसैन, का हुक्म है कि ये पैसे निकालने हैं, तो फिर कौन क्या कर सकता है। लेकिन इस तरीके से इस रॉबरी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो गया वो इस तरीके कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी बन गई। तो ये थी कहानी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक़ की। $1 बिलियन से ज़्यादा की लूट की, डकैती की। और कमाल ये है कि उसका एक बड़ी रकम है, आज भी उसका सच नहीं मालूम कि वो किसके जेब में है, किसकी तिजोरी में है, कहाँ पर है, कौन उसका कैसा इस्तेमाल कर रहा है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।